Hello everyone, welcome to Concept Recorder classes. This is Sonu Kumar signing off the session. Today we will learn about Ohm's law. To make a heading, Ohm's law. Ohm's law. ओम्स लॉ को समझने के लिए घर का एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा। क्या होता था जब कभी हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई कम हो जाता था तो इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते थे। जैसे ही हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसी रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिक करंट को कम करना है, वोल्टेज कम कर दिए। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाओगे दूसरा घटेगा। अगर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट को टेक्निकली समझना होगा तो हम जरा समझते हैं कि मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कि टेम्परेचर को चेंज ना करेंगे। अगर इस कंडक्टर को तुम किसी बैटरी V वोल्ट बैटरी से तुम कनेक्ट करते हो तो ये V वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? V होगा। ठीक है, अब बैटरी इस कंडक्टर को क्या, इस पूरे सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगा। तो जब कभी भी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है तो किसी कंडक्टर से फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। तो लिखोगे at constant temperature the electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across it। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। चलो, अगर इसके स्टेटमेंट को तुम मैथमेटिकली लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to potential difference, मतलब इलेक्ट्रिक करंट I is directly proportional to potential difference। अब ये इसका प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो मैं भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट का। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे। क्या आएगा? R इंटू आई। ये V बराबर R इंटू आई और V इज इक्वल टू I इंटू R, ये मेरा होता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। वेयर R क्या है? R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। लिखते हैं वेयर R इज अ proportionality constant known as resistance। ठीक है, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ, ऑल अबाउट ओम्स लॉ। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये जरा समझने का कोशिश करें। अभी तक हम ये सिर्फ जान गए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जो ओम्स लॉ के डेरिवेशन में अपने को मिलता है। ठीक है, तो मेक अ हेडिंग रेजिस्टेंस। मेक अ हेडिंग
रेजिस्टेंस, ध्यान से समझना रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखोगे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी होता है जो उनमें जो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। मतलब कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज के फ्लो को जो प्रॉपर्टी अपोज करता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। जरा समझते हैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली। तो मान लो अपने पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर बोलने का मतलब क्या, वायर ही मान लेते हैं। मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना है तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, मोशन में आएगा ना। मोशन में आने से क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। मतलब कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता है और इसी कोलिजन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेजिस्टेंस बेसिकली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बीच के कोलिजन। अब मान लो ना कि ये इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक आना था, लेकिन कोलिजन के कारण ये आसानी से इस एंड से इस एंड तक नहीं आएगा। मतलब कि इसके मोशन को कोई अपोज कर रहा है, इसके फ्लो को कोई अपोज कर रहा है और उस फ्लो के अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द मोशन ऑफ चार्जेस और विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो लिखोगे रेजिस्टेंस is the property of a conductor which opposes the motion of या the flow of charge। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कहीं भी कैपिटल आर मिल जाए देखने को तो उसका मतलब क्या समझेंगे, रेजिस्टेंस समझेंगे। ओम्सा में भी कैपिटल आर आया था, उसको हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, बात करते हैं इसके ऐसा यूनिट का। तो रेजिस्टेंस का अगर ऐसा यूनिट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला में जाएंगे। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ से रेजिस्टेंस अगर तुम निकालोगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट निकालना है, इसके फॉर्मूला में जाएंगे और फॉर्मूला में सबका ऐसा यूनिट चेक करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर। मतलब कि वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम बोल दिया करते हैं और ओम का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम होगा। ओम को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ये साइन से करेंगे, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है ना, तो लिखोगे ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ये साइन होता है ओम का। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए तो जरा समझ लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। तो मेगा हेडिंग रजिस्टर, देखो मुझे ध्यान से, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट को समझा रहे थे, तो उस समय एक कंपोनेंट बताए थे इस तरीके का। एक कंपोनेंट था जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, ये था। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस ऑफर करे उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। जो रेजिस्टेंस ऑफर करे उसको क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। है ना, समझना, जो रेजिस्टेंस ऑफर करे उसको बोलते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर को डिफाइन कर सकते हैं, अ कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट
which offers resistance and flow of charge is known as रजिस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस ऑफर करे उसको हम बोलेंगे रजिस्टर। बेसिकली रजिस्टर बनाते किस तरीके से, तो रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ठीक है, देखो इसको बोलेंगे हम रजिस्टर। ठीक है, ये काम क्या करता है, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। जब ये चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा इसको हम क्या बोल दिया करेंगे, रेजिस्टेंस बोल दिया करेंगे। मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली इस रजिस्टर का प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण ये चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है। ठीक है, अब समझते हैं जरा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, मतलब ग्राफ कैसा उसका बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। तो मेका हेडिंग ग्राफ बिटवीन V एंड I। ध्यान से समझो, ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट या जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और वहां से हम ये निकाले थे V इज इक्वल टू I इंटू R। R ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें वैल्यू के साथ तो कैसे लिख सकते हैं, हम ऊपर में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू रखेंगे और उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लो ना कि किसी सर्किट से या किसी कंडक्टर से 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 0। अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मान लेते हैं 2 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये 1 तो ये 2। अगर उसी कंडक्टर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो अब जरा ध्यान से समझना, वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये इसका दुगना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बोलता है, ये 2 का दुगना हो जाएगा मतलब कि 4। अगर उसी कंडक्टर से 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये इसका दुगना, ये इसका दुगना, तो ये हो जाएगा इसका दुगना। अगर इस डाटा को तुम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे कर सकते हो, ध्यान समझना। ये होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये होता है तुम्हारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम करंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया 2, ये 4, ये 6। चलो समझेंगे, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक करंट 0 एम्पियर, पोटेंशियल भी 0। इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर, पोटेंशियल कितना है 1 के लिए 2, मतलब ये तुम्हारा होगा। इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर, पोटेंशियल कितना 4, ये 2 और ये तुम्हारा हो जाएगा 4। इलेक्ट्रिक करंट 3 एम्पियर, पोटेंशियल कितना होगा 6, ये होगा तुम्हारा 6। अगर इन सारे डॉट को तुम फ्री हैंड मिलाओगे तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो पास कहाँ से करता है, ओरिजिन से। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस को करंट, वाई एक्सिस को पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो ग्राफ मिला अपने को, स्ट्रेट लाइन मिला, वो पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से कर रहा है। तो लिख सकते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो ये हो गया अपना ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा ये समझ लेते हैं ना, ध्यान से समझोगे, नोट में एक बात लिखोगे, नोट में एक बात समझोगे तो मेकर नोट में बोलो। देखो अभी हम तुम लोग को समझाएं
कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर में रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी है। वो रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं, बस दो इलेक्ट्रॉन या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन के बीच का कॉलिजन होता है। कॉलिजन के कारण उनके फ्लो में अपोजिशन आता है, उसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब इस कंडक्टर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, 30 डिग्री सेल्सियस था, तो इसमें कॉलिजन होगा। ठीक है, कॉलिजन हो रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस इसमें ऑफर आ रहा है। अगर इस कंडक्टर के टेम्परेचर को तुम इंक्रीज कर दो 60 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इस कंडक्टर के टेम्परेचर को ये सब इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज हैं वो अब्जॉर्ब करेंगे। इनके बीच में रैंडमनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा। रैंडमनेस बोलने का मतलब, पहले ये एक दूसरे से आराम से कोलाइड कर रहे थे, अब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। जल्दी जल्दी कोलाइड करने का मतलब क्या होगा कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि जब कभी भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। इसी बात को लिख लोगे कि if temperature is increased, if temperature is increased, then the resistance of the conductor is also increased. ठीक है, then also increased। सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो इसी बात को लिखोगे नोट नंबर 2 में, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर resistance decreases on increasing temperature, ये तुम्हारा दो नोट हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्या जाने, सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का कॉलिजन, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का अपोजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोज होता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये समझे कि जो मेरा रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब जरा समझते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाना चाहें, घटाना चाहें तो कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मेक अ हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं कि किसी कंडक्टर का अगर लेंथ इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका मतलब कि हम सब हेडिंग क्या दे सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो इस केस को हम अच्छा से बड़ा आसान से समझ सकते हैं कि जब कभी भी तुम किसी कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब लेंथ और रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा। किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि अपने पास दो रोड है, एक ये रोड है, दूसरा ये रोड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा व्हीकल्स है, रन कर रहा है बहुत सारा। ठीक है, 50-60 के अराउंड व्हीकल्स है। यहाँ पे भी बहुत सारा व्हीकल्स है, 100 के अबाउट व्हीकल्स है। ध्यान से समझना
अपने को इस एंड से इस एंड जाना है, इस एंड से इस एंड जाना है। किस केस में हम आसानी से इस एंड से इस एंड जा सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रोड का जो लेंथ है वो कम है, तो हम आसानी से कम समय में यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। इस केस में रोड का जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो इस व्हीकल को इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने में टाइम लगेगा और ज़्यादा कॉलिजन भी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रोड का लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेरा जो ट्रैफिक है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इस व्हीकल को फ्लो होने में परेशानी हो रहा है। तो सेम इसी तरह से मेरा कंडक्टर में भी होता है। मान लो एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, इसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है। कौन सबसे पहले चला जाएगा? इस कम लेंथ वाले वायर में सबसे पहले चला जाएगा। इसका मतलब क्या कि इसमें रेजिस्टेंस, इसमें कॉलिजन तो होगा, लेकिन इस एंड से इस एंड के बीच में जाने में कम कॉलिजन होगा, और यहाँ जो कॉलिजन होगा इस इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा होने के कारण इसमें जो चार्ज है वो ज़्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कभी भी लेंथ तुम्हारा इंक्रीज होगा किसी भी कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसी बात को जरा लिखोगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to length of the conductor। ठीक है, इस बात को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? That is R is directly proportional to L, where L is the length of conductor, R is the resistance। सेकंड बात समझते हैं, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, या सिंपली एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ज़्यादा समझना, जब कभी भी किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, और जब कभी किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब कि एरिया और रेजिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। कैसे चलो इस बात को समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास दो रोड है, एक पतला रोड है, मतलब कम एरिया वाला रोड है, दूसरा चौड़ा रोड है, ब्रॉड रोड है। ठीक है, एक नैरो रोड है, दूसरा तुम्हारा ब्रॉड रोड है। इस पे 50 व्हीकल्स है, ठीक है, और इस पे भी 50 व्हीकल्स ही है। अब जरा ध्यान से समझना, किस व्हीकल्स को आसानी होगा जाने में, पतले वाले रोड में व्हीकल जो है उनको, या चौड़े वाले रोड में जो व्हीकल्स है उनको? ऑब्वियस सी बात है, आसानी होगा चौड़े वाले रोड। क्यों? क्योंकि इसके पास सफिशिएंट स्पेस है, मतलब ये कॉलिजन होगा लेकिन इसके पास स्पेस है, ये आसानी से इधर इधर से निकल के चला जा सकता है, मतलब इस एंड से इस एंड तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेस उतना है नहीं, जिसके कारण से क्या होगा, कॉलिजन भी होगा ज्यादा, और ये आसानी से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे फ्लो भी नहीं कर सकेगा। तो ठीक इसी तरह से केस हमारे कंडक्टर में भी होते हैं। मान लो कि एक कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर है और एक ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर है, दोनों का लेंथ अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्लो करेंगे, कोलाइड करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो करेंगे, कोलाइड करेगा और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसमें जो जिसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ज्यादा होगा उसके पास स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होने के कारण इसमें कॉलिजन तो होगा लेकिन आसानी से इस एंड तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या कि इस वाले केस में जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है वहां पे रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगा, और जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कॉलिजन बढ़ जाएगा, कॉलिजन बढ़ने का चांस ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर इस बात को मैथमेटिकली अपने को रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ पे फिर से मेरा प्रोपोर्शनलिटी साइन आया। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे, ठीक है? तो लाते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पे ये रो, इसको पढ़ा क्या जाता है? रो, ठीक है? ये रो क्या है? रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिनको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज resistivity or a specific resistance where rho is a proportionality constant known as resistivity or specific resistance। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है? तो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रो टाइम्स लेंथ अपॉन एरिया। मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंडेंट है, एरिया पे भी डिपेंडेंट है, और इस रेजिस्टिविटी मतलब किसी भी मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंडेंट है। तो समझते हैं ये रेजिस्टिविटी क्या होता है। एक जरा भर लेते हैं। तो समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। मेगा आईडी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? रो से करते हैं, ठीक है? देखो, रेजिस्टिविटी जो है वो मेरा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आया था, ठीक है? तो हम इसके फॉर्मूला से ही इसका डेफिनेशन निकालेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता था? रो L अपॉन A, ठीक है? अगर इस रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस के बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे? उस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर ले लेंगे और उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। जब लेंथ किसी कंडक्टर का 1 मीटर लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो ये रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रो इंटू 1 अपॉन 1। मतलब कि रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। तो रेजिस्टिविटी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जिस कंडक्टर के पास लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। मतलब रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड रेजिस्टिविटी 1 मीटर स्क्वायर। इसी चीज को डिफाइन कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर Resistivity is the resistance of a conductor having length 1 meter and cross-sectional area 1 meter square। किसी कंडक्टर का 1 मीटर लेंथ ले लो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही कहलाएगा रेजिस्टिविटी, ठीक है? मान लेते हैं ये मेरा क्या है? कोई कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर मेरा कॉपर का है, मान लो ये कॉपर का वायर है,
अगर इसका रजिस्टिविटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लेंथ में से 1 मीटर लेंथ निकालेंगे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे और देखेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना है। इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो इसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो मैंने दूसरा बात समझोगे कि अगर मान लो कि दो डिफरेंट वायर, ठीक है, ये कॉपर का है और ये भी कॉपर का बना हुआ है। अगर मेरा सवाल यह है कि अगर हम तुमसे पूछें कि इन दोनों का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा या सेम होगा, ये थोड़ा कॉपर का ये जो सेकंड वाला वायर है वो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा ज्यादा क्रॉस सेक्शन वाला एरिया बना लो, ठीक है। दोनों कॉपर का वायर है, ये छोटा और ये बड़ा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ज्यादा, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि इन दोनों का रेजिस्टिविटी क्या सेम होगा या क्या डिफरेंट होगा, तो जवाब क्या आएगा। देखो दोनों चूंकि कॉपर का वायर है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इसका रेजिस्टिविटी निकालने के लिए 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे, तो इसका भी निकालने के लिए क्या लोगे, 1 मीटर लेंथ लोगे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे। इसमें जो अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में, इतने लेंथ और इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में, वही कहलाएगा मेरा रेजिस्टिविटी। तो दोनों चूंकि कॉपर का ही बना हुआ है वायर, दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर बात करें कि ये कॉपर का वायर है और ये सिल्वर वायर है, ठीक है, तो अब जरा बताओ कि दोनों का रेजिस्टिविटी डिफर करेगा या सेम होगा। दोनों का रेजिस्टिविटी डिफर करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल, वायर का मटेरियल ही चेंज हो रहा है। ये कॉपर का है, ये सिल्वर का है, मटेरियल चेंज हो रहा है, मतलब कि इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो रेजिस्टेंस होगा कॉपर का अलग होगा और इस सिल्वर का रेजिस्टेंस अलग होगा। तो इन दोनों का रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इससे हम एक बात तो बोल सकते हैं ना कि जो मेरा रेजिस्टिविटी होता है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का इंडिपेंडेंट होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसी बात को नोट में लिख लोगे, नोट। इसी बात को नोट में लिखोगे। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, but it depends upon nature of material, ठीक है। ये तुम्हारा होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस ऑल अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। In the next lecture we will learn about combination of resistance, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ख्याल रखो, लॉकडाउन का मजा लेते रहो। गुड बाय।